Sponsored by Mohan Motors. Buy, sell, exchange, finance and insurance. Opposition. Point is we should get united. But then who should make that effort? Why should the burden be only on the other parties? Why should the burden be only on BRS? Yes, BRS's stated stand is that we will work for it. We are working for it. That is why we recently held a rally in Khammam where many CMs came. We are going to hold another rally in April where again various other leaders will come. Our efforts are on. So our efforts are on, but what about Congress's sincerity, Congress's efforts, and when will they shed their arrogance and come to reality? That they will have to decide. I can't comment. मैम कांग्रेस अगर अप्रोच करती है तो आप ओपन है उसके लिए सरकार 33% आरक्षण देने के बजाय 33% सीटें बढ़ा सकती है क्योंकि लोकसभा बड़ी हो गई है। तो अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है तो आपका क्या होगा? देखिए मैं क्या बोलती हूँ, किसी भी तरीके से कुछ भी तरकीब किया जा सकता है। अगर महिला आरक्षण की बिल की बात हो, टेबल किया जाए तो रातों रात हमारे यहाँ इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने सारे सोशल साइंटिस्ट हैं हु कैन गिव अस मल्टीपल सॉल्यूशंस। लेकिन उस बहाने बिल को ना रोके, बस हमारा वही बात है। हमारे लीडर बीआरएस के लीडर केसीआर साहब ने भी ये ऑल्टरनेटिव दिया है कि अगर आपको लगता है महिला आरक्षण 33% देने से किसी का नुकसान हो रहा है तो सीटें बढ़ा दिए जा सकते हैं, बाद में भी 1/3 रिजर्व कर सकते हैं सीट, उसमें कोई दो राय नहीं है। There are multiple issues like quota within quota. Some parties have that objection. We do not have objection for that. In fact, we are saying OBC का जनगणना होना चाहिए, OBC का रिजर्वेशन हर एक उनको हक से मिलनी चाहिए। और इस देश का ऐसा हालत है सर कि कभी भी 150 ईयर्स में सेंसस नहीं रुका था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद आज तक नॉर्मल जनगणना भी नहीं हुआ, OBC का छोड़िए। There is no census in this country done from last 10 years. And what development are we talking about? How are we going to talk about China? How are we going to compete with them? So to introduce women's bill, these issues or these concerns should not be the stumbling block. Let the bill come, let us all sit together and find a solution. That is our demand. Same question? कांग्रेस अगर अप्रोच करती है जैसा आपने भी कहा तो क्या ओपन होगी बीआरएस या बीआरएस के लिए कांग्रेस अनटचेबल रहेगी? देखिए कोई अनटचेबल नहीं होता है कभी भी पॉलिटिक्स में, बट उनका रवैया क्या है, उनका देश के प्रति सिंसियरिटी क्या है, इलेक्शन के प्रति क्या उनका राय है, कैसा उनका। पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है, लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मैडम सोनिया गांधी हु वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द बिल इन राज्यसभा। फ्रॉम ऑल द वुमेन अक्रॉस द नेशन आई रियली सल्यूट हर करेज, बिकॉज उस टाइम पे वो गठबंधन की सरकार चला रही थी, फिर भी गठबंधन के सरकार में उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है। राज्यसभा में उन्होंने पारित करवाया है, अनफॉर्चुनेटली लोकसभा में वो पारित नहीं कर पाई है। बाद में वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने भी मुझे लगता है कोशिश किया है, लेकिन हुआ नहीं। बाद में वापस जब सॉरी आई गॉट माई क्रोनोलॉजी रॉन्ग, बाद में वापस जब कांग्रेस का सरकार आया 2010 में मैडम सोनिया गांधी के एफर्ट से पास हुआ है बिल राज्यसभा में, लेकिन तब से लेके आज तक बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी 2013 में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने पूरा देश के महिलाओं से वादा किया है और बकायदा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे 2014 में। और जब 2014 में वो 282 प्लस सीट से जीते थे, तब भी उन्होंने 5 साल इस बिल पे चुप्पी साधी है, बात नहीं किया है। वापस 2018 में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे उन्होंने वापस वादा किया। 2019 भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वापस उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे, और इस बार देश की जनता ने उनको 303 सीट्स के भारी बहुमत से जिताया है। लेकिन वापस तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने महिला आरक्षण बिल के बारे में बात नहीं किया है। ये बहुत ही दर्दनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा आज विश्व डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, ओनली बाय टेकिंग वुमेन on the equal footing with
वो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहे हैं। हम आज देश की प्रधानमंत्री जी से, देश की सारे दलों के नेताओं से, खासकर हमारी महिला जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है। भारत सरकार के पास 2 लोकसभा सत्र चलने वाले हैं। इन दोनों लोकसभा सत्रों में कभी भी आपको कन्वीनियंट हो, आप महिला आरक्षण बिल लगाइए और पास करवाइए। हम क्यों अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि यह गठबंधन का सरकार नहीं है, फुल मेजॉरिटी का सरकार है। 303 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये सरकार का जब आप थोड़ा हिस्ट्री उठा के देख लोगे तो आधार बिल जब इनको पास करना था, आधार बिल को उन्होंने फाइनेंस बिल डिक्लेयर करके राज्यसभा को बाईपास करके भी उन्होंने पास किया है। तो अगर वो चाहते हैं, मन से चाहते हैं, बीजेपी सरकार चाहती है तो जरूर महिला आरक्षण बिल पास करवा सकते हैं और एक हिस्टोरिकल मौका है महिलाओं के पास। तो मेरा विनती ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जो है, आप इसमें पार्टी को ना देके सिर्फ और सिर्फ महिला को देके, सिर्फ और सिर्फ महिला की भागीदारी कैसे बढ़ाना है राजनीतिक व्यवस्था में, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि हम ग्लोबल इंडिकेटर्स में अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज 148 आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट में आज 78 मेंबर्स है आउट ऑफ 543, विच इज 14.4%। अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी वेरी लेस देन द ग्लोबल एवरेज। हमारे पड़ोस का देश पाकिस्तान में 17% रिजर्वेशन है। बांग्लादेश में हमसे ज्यादा, हिंदुस्तान से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, ब्राजील जहां पे 50% तक जा चुका है। हमारे नेबर्स में देखिए आप, इतनी खराब हालत हमारी महिलाओं की राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में है। तो हमारा रिक्वेस्ट है मोदी जी से और पूरे भारतीय जनता पार्टी से कि आप ये बिल को पारित करा दीजिए। हमने मार्च, इस महीने के 2 मार्च को हमने हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया था कि हम महिला आरक्षण के बिल के लिए कल यानी मार्च 10 तारीख को हम महिला आरक्षण बिल को पारित करने के लिए हमने दिल्ली में हंगर स्ट्राइक करने का डिसीजन लिया था। उसके बारे में हमने मार्च 2 को हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया है एंड वी हैव रीच्ड आउट टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू अप्रोक्सीमेटली 18 पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन। तो कल 10 बजे सुबह येचुरी साहब के हाथों से इनॉग्रेशन होगा। उसी समय प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना से भी आएंगे और लगातार दिन भर 18 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आएंगे। और जिन महिलाओं ने इस बिल को पारित करने के लिए, इस बिल को लाने के लिए हमसे पहले कोशिश किया है, उन सभी महिला नेताओं से भी हमने बात किया है और उनके ब्लेसिंग से ही हमने ये बिल को आगे ले जाने का हमने कोशिश किया है। देखिए, तो हमने 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे। तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे। तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें। और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, हमारे घर पे आइए। अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है,
तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए। When police or any directorate or any agency wants to interrogate women, there should be a facility to be done by a video conference. इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह भी जाएंगे। It is not about me. It is for every common woman in this country. I want to take up this issue, and we will further take up the issue. Now, when it comes to the original ED summon, we will completely side with them, support with them, because we understand the obligations of the government and the agencies. We will 100% support them. Today the question is, when we look at Telangana data, from last August, in fact from last June, Government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November-December. So the modus operandi of BJP has been कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है। और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहां पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं है। हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। देखिए, मोदी जी ने 2022 तक बहुत वादे किए थे। उन्होंने जवान को फेल कर दिया, इस किसान को फेल कर दिया, युवाओं को फेल कर दिया। हर एक सेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर हो और कुछ भी नहीं है। देखिए, आज ईडी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है। सेबी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है। एसबीआई के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद। एलआईसी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है। क्यों मिल रहा है इनको? क्योंकि जहां ये बोलेंगे वहां वो जनता की पैसा निवेश करेंगे और बाकी ये जो एजेंसी है वो जहां के काम करेंगे। तो मैं पार्टी से पूछती हूँ, अपनी भी युवाओं को ले रहे हैं, उनको एक्सटेंशन दीजिए पहले। क्यों नहीं मिलेगा उनको एक्सटेंशन? क्यों ले रहे हो आप उनको 4 साल को? 4 साल के लिए उनको क्यों ले रहे हो? 4 साल के लिए आप उनको लोगे, ट्रेनिंग दोगे, बाद में रास्ते पे छोड़ दोगे क्या? या जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, आपके ऑफिस में चौकीदार की नौकरी पर रखोगे? आर्मी कितना सेंटिमेंटली जुड़ता है देश के साथ, जनता के साथ। पूरा परिवार छोड़ के, जान पे खेल के आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे आते हैं। तो मैं आज यहाँ से डिमांड करती हूँ मोदी जी से, आप 4 साल के लिए अग्निवीरों को ले रहे हो, उनका एक्सटेंशन दीजिए, परमानेंट कीजिए। क्योंकि आज भी आर्मी में 3.5 लाख वैकेंसीज है। तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके सारे केसेस डाल रहे हो और हम जरूर इनको फेस करेंगे। देखिए, फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है। फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस है उन पे कोई रेड नहीं होता है। उन सबके लिए तो 7 खून माफ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं, उन पे तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है।
और ये दो इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा बच्चा जान चुका है। जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ईडी का वार कर रहे हो। वो ठीक है, हम विपक्ष है, जेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो जरूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी आप काम उस पे करिए। मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ टॉर्चरिंग पीपल लाइक अस? आप करिए, हम बात करेंगे, हम जरूर फेस करेंगे ईडी को। लेकिन आपके बीएल संतोष जी से भी बोलिए जरा हमारे तेलंगाना में आके सीट के सामने पेश हो जाए, आंसर करें, क्वेश्चन आंसर करें। किस बात की डर है आप? हमने गलती नहीं किया, हम तो आ रहे हैं ईडी में, हम कल भी जाएंगे। आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्ट से लीगल एक्शन है हम पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावा करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आ रहे हैं? इस बात को जरा जनता गौर करके सोचे। मेरी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं उस देश में आज झूठ का राज चल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है। जीडीपी के बारे में झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है? ऐसा पॉलिटिक्स चाहिए? पावर चाहिए तो जनता के पास जाओ भाई, जीतो उनका दिल। ये किस तरीके का पॉलिटिक्स है? हमें सहनशीलता का भी हद होती है। मैं भारत की जनता से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वन नेशन वन फ्रंट का सरकार को आप मौका मत दीजिए। जो विपक्ष है उनके बात रखना चाहते हैं, जरा उनको मौका दीजिए। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माताजी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माताजी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माताजी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लेडी है। तो दुर्योधन को जानते हैं, दुर्योधन के तरफ गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की? तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्म ततो जय, यानी धर्म जिस तरफ है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए, जेल में रखने से कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया। अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ। वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, जरूर वो आगे आएगा। कल को बीजेपी के सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहां जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है, धर्म है। तो ये तो धर्म ततो जय, हमारे साथ भगवान है। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय भारत। देखिए, पूरे देश से 29 स्टेट्स में, पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है, लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मैडम सोनिया गांधी, हु वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल in bringing the bill in Rajya Sabha. From all the women across the nation, I really salute her courage. Because उस टाइम पे वो गठबंधन की सरकार चला रही थी, फिर भी गठबंधन के सरकार में उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है। राज्यसभा में उन्होंने पारित करवाया है। अनफॉर्चुनेटली लोकसभा में वो पारित नहीं कर पाई है। बाद में वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने भी मुझे लगता है कोशिश किया है, लेकिन हुआ नहीं। बाद में वापस जब, सॉरी आई गॉट माई क्रोनोलॉजी रॉन्ग, बाद में वापस जब कांग्रेस का सरकार आया 2010 में,
मैडम सोनिया गांधी के एफर्ट से पास हुआ है बिल राज्यसभा में, लेकिन तब से लेके आज तक बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी 2013 में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने पूरा देश से देश के महिलाओं से वादा किया है और बकायदा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे 2014 में। और जब 2014 में वो 282 प्लस सीट से जीते थे, तब भी उन्होंने 5 साल इस बिल पे चुप्पी साधी है, बात नहीं किया है। वापस 2018 में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे उन्होंने वापस वादा किया। 2019 भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वापस उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे और इस बार देश की जनता ने उनको 303 सीट्स के भारी बहुमत से जिताया है। लेकिन वापस तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने महिला आरक्षण बिल के बारे में बात नहीं किया है। ये बहुत ही दर्दनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा आज विश्व डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग ओनली बाय टेकिंग वुमेन ऑन द इक्वल फुटिंग विद मेन, वो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है। हम आज देश की प्रधानमंत्री जी से, देश की सारे दलों के नेताओं से, खासकर हमारी महिला जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है। भारत सरकार के पास 2 लोकसभा सत्र चलने वाले हैं। इन दोनों लोकसभा सत्रों में कभी भी आपको कन्वीनियंट हो, आप महिला आरक्षण बिल लगाइए और पास करवाइए। हम क्यों अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि यह गठबंधन का सरकार नहीं है, फुल मेजॉरिटी का सरकार है। 303 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास है और ये सरकार का जब आप थोड़ा हिस्ट्री उठा के देख लोगे तो आधार बिल जब इनको पास करना था, आधार बिल को उन्होंने फाइनेंस बिल डिक्लेयर करके राज्यसभा को बाईपास करके भी उन्होंने पास किया है। तो अगर वो चाहते हैं, मन से चाहते हैं, बीजेपी सरकार चाहती है, तो जरूर महिला आरक्षण बिल पास करवा सकते हैं और एक हिस्टोरिकल मौका है महिलाओं के पास। तो मेरा विनती ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जो है, आप इसमें पार्टी को ना देके सिर्फ और सिर्फ महिला को देके, सिर्फ और सिर्फ महिला की भागीदारी कैसे बढ़ाना है राजनीतिक व्यवस्था में, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि हम ग्लोबल इंडिकेटर्स में अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज 148 आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट में आज 78 मेंबर्स है आउट ऑफ 543, which is 14.4%. Unfortunately, it is very less than the global average. हमारे पड़ोस का देश पाकिस्तान में 17% रिजर्वेशन है। बांग्लादेश में हमसे ज्यादा, हिंदुस्तान से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, ब्राजील, जहां पे 50% तक जा चुका है। हमारे नेबर्स में देखिए आप, इतनी खराब हालत हमारी महिलाओं की राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में है। तो हमारा रिक्वेस्ट है मोदी जी से और पूरे भारतीय जनता पार्टी से कि आप ये बिल को पारित करा दीजिए। हमने मार्च, इस महीने के 2 मार्च को हमने हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया था कि हम महिला आरक्षण के बिल के लिए कल यानी मार्च 10 तारीख को हम महिला आरक्षण बिल को पारित करने के लिए हमने दिल्ली में हंगर स्ट्राइक करने का डिसीजन लिया था। उसके बारे में हमने मार्च 2 को हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया है एंड वी हैव रीच्ड आउट टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू अप्रोक्सीमेटली 18 पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन। तो कल 10 बजे सुबह येचुरी साहब के हाथों से इनॉग्रेशन होगा। उसी समय प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना से भी आएंगे और लगातार दिन भर 18 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आएंगे और जिन महिलाओं ने इस बिल को पारित करने के लिए, इस बिल को लाने के लिए हमसे पहले कोशिश किया है, उन सभी महिला नेताओं से भी हमने बात किया है और उनके ब्लेसिंग से ही हमने ये बिल को आगे ले जाने का हमने कोशिश किया है। देखिए, तो हमने 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे। तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे।
उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए। When police or any directorate or any agency wants to interrogate women, there should be a facility to be done by a video conference. इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह भी जाएंगे। It is not about me. It is for every common woman in this country. I want to take up this issue, and we will further take up the issue. Now, when it comes to the original ED summon, we will completely side with them, support with them, because we understand the obligations of the government and the agencies. We will 100% support them. Today the question is, when we look at Telangana data, from last August, in fact from last June, Government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November-December. So the modus operandi of BJP has been कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे, एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है, सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है, और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के, उनको डरा के, धमका के, अलग अलग तरीके का काम वहां पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनंती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है, 9 राज्यों में चला है, और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं है। हम एक आंदोलन करके, स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे, और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। देखिए, मोदी जी ने 2022 तक बहुत वादे किए थे। उन्होंने जवान को फेल कर दिया, इस किसान को फेल कर दिया, युवाओं को फेल कर दिया। हर एक सेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर हो और कुछ भी नहीं है। देखिए, आज ईडी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है। सेबी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है। एसबीआई के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद। एलआईसी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है। क्यों मिल रहा है इनको? क्योंकि जहां ये बोलेंगे वहां वो जनता की पैसा निवेश करेंगे, और बाकी ये जो एजेंसीज है वो जहां के काम करेंगे। तो मैं पार्टी से पूछती हूँ, अपनी भी युवाओं को ले रहे,
उनको एक्सटेंशन दीजिए पहले। क्यों नहीं मिलेगा उनको एक्सटेंशन? क्यों ले रहे हो आप उनको 4 साल को? 4 साल के लिए उनको क्यों ले रहे हो? 4 साल के लिए आप उनको लोगे, ट्रेनिंग दोगे, बाद में रास्ते पे छोड़ दोगे क्या? या जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं आपके ऑफिस में चौकीदार की नौकरी पर रखोगे? आर्मी कितना सेंटिमेंटली जुड़ता है देश के साथ, जनता के साथ, पूरा परिवार छोड़ के, जान पे खेल के आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे आते हैं। तो मैं आज यहाँ से डिमांड करती हूँ मोदी जी से, आप 4 साल के लिए अग्निवीरों को ले रहे हो, उनका एक्सटेंशन दीजिए, परमानेंट कीजिए, क्योंकि आज भी आर्मी में 3.5 लाख वैकेंसीज है। तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके सारे केसेस डाल रहे हो, और हम जरूर इनको फेस करेंगे। देखिए, फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है, फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस है उन पे कोई रेड नहीं होता है, उन सबके लिए तो 7 खून माफ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं, उन पे तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है, और ये 2 इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा बच्चा जान चुका है, जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ईडी का वार कर रहे हो, वो ठीक है, हम विपक्ष है, जेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो जरूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी, आप काम उस पे करिए। मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ टॉर्चरिंग पीपल लाइक अस? आप करिए, हम बात करेंगे, हम जरूर फेस करेंगे ईडी को। लेकिन आपके बीएल संतोष जी से भी बोलिए, जरा हमारे तेलंगाना में आके सीट के सामने पेश हो जाए, आंसर करें, क्वेश्चन आंसर करें। किस बात की डर है आप? हमने गलती नहीं किया, हम तो आ रहे हैं ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्ट से लीगल एक्शन है हम पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावा करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आ रहे हैं? इस बात को जरा जनता गौर करके सोचे। मेरी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं उस देश में आज झूठ का राज चल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है। जीडीपी के बारे में झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है? ऐसा पॉलिटिक्स चाहिए? पावर चाहिए तो जनता के पास जाओ भाई, जीतो उनका दिल। ये किस तरीके का पॉलिटिक्स है? हमें सहनशीलता का भी हद होती है। मैं भारत की जनता से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि 1 नेशन 1 फ्रंट का सरकार को आप मौका मत दीजिए। जो विपक्ष है उनके बात रखना चाहते हैं, जरा उनको मौका दीजिए। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माताजी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माताजी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माताजी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लेडी है। तो दुर्योधन को जानते हैं, दुर्योधन के तरफ गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की? तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्म ततो जय, यानी धर्म जिस तरफ है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए, जेल में रखने से कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया। अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ। वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, जरूर वो आगे आएगा। कल को बीजेपी के सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहां जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है, धर्म है। तो ये तो धर्म ततो जय, हमारे साथ भगवान है। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय भारत।
देखिए पूरे देश से 29 स्टेट्स में पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है, लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मैडम सोनिया गांधी हु वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल in bringing the bill in Rajya Sabha. From all the women across the nation, I really salute her courage. Because उस टाइम पे वो गठबंधन की सरकार चला रही थी, फिर भी गठबंधन के सरकार में उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है। राज्यसभा में उन्होंने पारित करवाया है। अनफॉर्चुनेटली लोकसभा में वो पारित नहीं कर पाई। बाद में वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने भी मुझे लगता है कोशिश किया है, लेकिन हुआ नहीं। बाद में वापस जब सॉरी आई गॉट माई क्रोनोलॉजी रॉन्ग, बाद में वापस जब कांग्रेस का सरकार आया 2010 में मैडम सोनिया गांधी के एफर्ट से पास हुआ है बिल राज्यसभा में, लेकिन तब से लेके आज तक बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी 2013 में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने पूरा देश के महिलाओं से वादा किया है और बकायदा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे 2014 में। और जब 2014 में वो 282 प्लस सीट से जीते थे, तब भी उन्होंने 5 साल इस बिल पे चुप्पी साधी है, बात नहीं किया है। वापस 2018 में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे उन्होंने वापस वादा किया। 2019 भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वापस उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे, और इस बार देश की जनता ने उनको 303 सीट्स के भारी बहुमत से जिताया है। लेकिन वापस तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने महिला आरक्षण बिल के बारे में बात नहीं किया है। ये बहुत ही दर्दनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा आज विश्व डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, ओनली बाय टेकिंग वुमेन ऑन द इक्वल फुटिंग विथ मेन, वो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहे। हम आज देश की प्रधानमंत्री जी से, देश की सारे दलों के नेताओं से, खासकर हमारी महिला जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है। भारत सरकार के पास 2 लोकसभा सत्र चलने वाले हैं। इन दोनों लोकसभा सत्रों में कभी भी आपको कन्वीनियंट हो, आप महिला आरक्षण बिल लगाइए और पास करवाइए। हम क्यों अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि यह गठबंधन का सरकार नहीं है, फुल मेजॉरिटी का सरकार है। 303 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये सरकार का जब आप थोड़ा हिस्ट्री उठा के देख लोगे, तो आधार बिल जब इनको पास करना था, आधार बिल